हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम जुडिशरी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी शॉर्ट नोट्स लिखना है राज्य के व्यय पर मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। तो राज्य के व्यय पर मुफ्त कानूनी सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाए, चाहे वो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण हो। यह प्रावधान अनुच्छेद 21 में निहित निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो फ्री जो लीगल एड है वो एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 39A में, उसके साथ ही साथ आर्टिकल 21 में है। अब सीआरपीसी में जो दे रखा है, सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के तहत भी ऐसे अभियुक्तों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि निष्पक्ष सुनवाई को सुरक्षित करने के लिए राज्य अपने खर्चे पर अभियुक्त के लिए वकील नियुक्त करें। सीआरपीसी के जो एक्ट है उसमें जो धारा 304 बोला गया है उसमें लिखा गया है कि जहां पर सेशन न्यायालय के पास के समक्ष विचारण जो ट्रायल चल रहा है उसमें अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अगर किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, वो उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। दूसरा क्लॉज इसका बोलता है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय जो प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग के बारे में और जो प्लीडरों को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में, और प्लीडर तीसरा जो है ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेह फीसों का जो है कार्यान्वित करने के लिए उपबंध या नियम बना सकेंगी। कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी हाई कोर्ट के पूर्वानुमोदन से रूल्स रेगुलेशन इससे रिलेटेड बनाएंगे। तीसरा क्लॉज बोलता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि उस तारीख को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए उपधारा 1-2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के संबंध में लागू होते हैं। मतलब अन्य न्यायालय के लिए भी अगर स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती तो वो नोटिफाई कर सकते हैं कि कैसे वो दे सकते हैं। इससे संबंधित जो केस लॉ है, खत्री वर्सेस बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना निष्पक्ष सुनवाई का एक आवश्यक घटक है। राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है कि वह सभी चरणों में आर्थिक रूप से कमजोर अभियुक्तों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। दूसरा हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के केस में अदालत ने फैसला सुनाया है कि गरीब कैदियों को उनकी न्याय प्राप्ति की क्षमता के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट केस है एमएच हॉस्कॉट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता के दायरे का विस्तार करते हुए कहा है कि यह कैदियों को अपील मामलों के दौरान भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके लिए निरंतर कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन कोर्ट जो सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 307 एवं 326 दो बार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दंड एक के बाद एक प्रारंभ होंगे। क्या सत्र न्यायालय ऐसा दंड देने में सक्षम है? तो सत्र न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के तहत कई अपराधों के लिए क्रमिक दंड देने का अधिकार है। यह धारा अदालत को न्यायालय को यह निर्देश देने का अधिकार देती है कि 2 या अधिक अपराधों के लिए दंड एक के बाद एक चलाए जाए, न कि साथ साथ, बशर्ते कुल सजा कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक ना हो। तो धारा 31 में जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि ऐसा जो दंडादेश होगा वो मतलब 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडादेश नहीं किया जाएगा और संकलित दंड जो है उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक ना होगा, जिसे एक अपराध के लिए
देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। ठीक है, तो ये इसमें मैक्सिमम लिमिट दिए सेक्शन 31 में। से रिलेटेड केस है मोहम्मद अख्तर हुसैन उर्फ इब्राहिम अहमद भट्टी वर्सेस सहायक कस्टम कलेक्टर में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रमिक दंड देना अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। मतलब एक के बाद एक जो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस दी जाएगा वो कोर्ट के विवेक पर, डिस्क्रिप्शन पर है, विशेष रूप से तब जब अपराध स्पष्ट रूप से अलग अलग और स्वतंत्र हो, जब जो ऑफेंस है वो अलग हो। लेकिन न्यायालय ने जोर देकर कहा कि जब प्रत्येक अपराध की अपनी स्वतंत्रता हो तो क्रमिक दंड उचित होता है। तो एक के बाद एक जो भुगता जाता है वो उचित होता है। नेक्स्ट केस ओएस चेरियन वर्सेस केरल राज्य में न्यायालय ने कई अपराधों के लिए क्रमिक दंड देने की पुष्टि की, यह कहते हुए कि अपराधों की प्रकृति और परिस्थितियां कुल सजा को उचित ठहराती है। मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के केस में न्यायालय ने सजा देने में न्यायिक विवेक के महत्व पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दंड अपराधों को गंभीरता के अनुरूप हो। क्रमिक दंड अत्यधिक नहीं होना चाहिए और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। तो इस प्रकार दिए गए मामले में सत्र न्यायालय द्वारा धारा 307 और 326 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए क्रमिक दंड देने में वो सक्षम है, बशर्ते कुल दंड कानूनी रूप से निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदौर ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 324 एवं 325 आईपीसी के अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे प्रत्येक अपराध के लिए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 के अर्थदंड से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दंड एक के बाद एक प्रारंभ होंगे। अभियुक्त जमानत पर था, उसने धारा 390 सब क्लॉज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंड के निलंबन हेतु एक आवेदन पत्र दाखिल किया। आवेदन पत्र को विधि अनुसार निराकृत करें, मतलब डिसाइड करना है विधि के अनुसार। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 सब सेक्शन 3 उन मामलों में सजा के निलंबन का प्रावधान करती है जहां दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है ना, जो दोषी व्यक्ति है उसको 3 साल तक की सजा सुनाई गई है और वह सुनवाई के दौरान जमानत पर था। इस धारा के तहत दोषी व्यक्ति को तब तक जमानत पर बाहर रहने की अनुमति मिलती है जब तक कि अपील पर विचार नहीं किया जाता, बशर्ते जमानत से इनकार करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, जब तक कि कोई विशेष कारण न हो। अब है भगवान राम शिंदे गोसाई वर्सेस गुजरात राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अभियुक्त को सुनवाई के दौरान जमानत पर रखा गया था और उसे 3 साल से अधिक की सजा नहीं दी गई है तो सजा को धारा 389 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत अपील लंबित रहते हुए आमतौर पर निलंबित कर दिया जाना चाहिए। बाबू सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस विचार को मजबूत करते हुए कि अल्पकालिक सजा पाए व्यक्तियों की सजा को अपील लंबित रहने के दौरान निलंबित किया जाना चाहिए सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। महाराष्ट्र राज्य बनाम गजानन एवं अन्य के केस में अदालत ने फैसला सुनाया कि जब सजा अल्पकालिक हो और अभियुक्त जमानत पर हो तो अपील प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक कारावास को रोकने के लिए सजा का निलंबन दिया जाना चाहिए। इस प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को धारा 324-325 आईपीसी के तहत अपराधों के 3 साल से के लिए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और अभियुक्त सुनवाई के दौरान जमानत पर था तो धारा 389 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। सजा के निलंबन से इनकार करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है, खासकर जब अभियुक्त जमानत पर था और सजा अपेक्षाकृत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बचाव पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया गया हो, क्या वहां ऐसे प्रतिवेदनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 सब सेक्शन 3 के अधीन आधारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है? विधि या प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 सब सेक्शन 3 के तहत जब किसी दस्तावेज जिसमें चोट की रिपोर्ट और शव परीक्षण रिपोर्ट शामिल है की प्रामाणिकता को बचाव पक्ष द्वारा विवादित नहीं किया जाता है तो अदालत ऐसे दस्तावेजों को गवाहों के माध्यम से औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता के बिना सारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ सकती है। तो धारा 294 सबसेक्शन जो 3 है उसमें जो लिखा है वहां पे कि जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है
वहाँ ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ी जा सकती है, परंतु न्यायालय स्वविवेकानुसार यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो डिफेंस है उसने डिफेंस के द्वारा बचाव पक्ष के द्वारा जो ट्रायल कोर्ट है उसके समक्ष जो रिपोर्ट आई है ना, जो प्रतिवेदन आया है शव परीक्षण का और चिकित्सीय जांच का, तो उसकी प्रामाणिकता को बचाव पक्ष ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है। तो वो जो रिपोर्ट्स है वो क्या सीआरपीसी की सेक्शन 294 सबसेक्शन 3 के अधीन सारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। हाँ, तो सेक्शन 294 सबसेक्शन 3 में यही बोला है कि अगर कोई उस पर विवाद नहीं है किसी रिपोर्ट पर, ठीक है, और जिसने उसको हस्ताक्षरित किया है और तो वहां पर उसके सबूत के बिना मतलब हस्ताक्षर करने के लिए बोला नहीं जाएगा, लेकिन वो विवादग्रस्त नहीं है, बचाव पक्ष ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो जांच विचारण में साक्ष्य में पढ़ी जा सकती है। ठीक है, हाँ, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो बोल सकता है कि हस्ताक्षर को साबित किया जाए। से संबंधित जो केस है आर.एस. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे आगे के प्रमाण के बिना सारभूत साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल हो जाती है और अनावश्यक औपचारिकताओं में कमी आती है। नेक्स्ट इसमें है केस में पंजाब राज्य वर्सेस हाकम सिंह के केस में कोर्ट ने कहा, फिर से पुष्टि की कि धारा 294 जो सीआरपीसी के तहत स्वीकृत दस्तावेजों को साक्ष्य रूप में पढ़ने की अनुमति मिलती है, यह बताते हुए कि एक बार प्रमाणिकता स्वीकार कर ली जाती है तो दस्तावेज बिना अतिरिक्त पुष्टि के वैध प्रमाणन के रूप में कार्य करते हैं। रूपचंद वर्सेस पंजाब राज्य के केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब दोनों पक्ष दस्तावेज की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लेते तो यह सारभूत साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और सामग्री को साबित करने के लिए गवाहों के आगे की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो यदि मुकदमे में बचाव पक्ष चोट और शव परीक्षण रिपोर्टों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है तो इन दस्तावेजों को धारा 294 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत सारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। बचाव पक्ष द्वारा प्रामाणिकता की स्वीकृति अभियोजन पक्ष के लिए इन रिपोर्टों की सामग्री को साबित करने के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्संग की जो विक्टिम ऑफ रेप है के चिकित्सीय परीक्षण संबंधी विधि का संक्षिप्त में वर्णन करिए। तो सीआरपीसी में इसके बारे में जो प्रोविजन दिए हैं सेक्शन 164 ए के तहत दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि बलात्कार की पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 ए द्वारा शासित होता है, जो पीड़िता की घटना की सूचना दिए जाने के 24 घंटों के भीतर एक व्यापक चिकित्सीय जांच का आदेश देता है। यह जांच एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए और इसमें पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, चोटें और अन्य प्रासंगिक कारकों पर एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट में क्या होगा कि संक्षेप में कारण लिखे जाएंगे और जिनके प्रत्येक निष्कर्ष होगा। रिपोर्ट में ये भी लिखा जाएगा कि ऐसी परीक्षा कराने के लिए जो स्त्री है उसकी सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त कर ली गई थी। इसमें रिपोर्ट के अंतर्गत परीक्षा को स्टार्ट करना और उसकी जो एंड डेट है समाप्त करने की सही समय भी अंकित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी बिना लेट किए, बिना विलंब के जो रिपोर्ट है वो किसको देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा, जो 173 सबसेक्शन 5 के तहत में निर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में भेजेगा वो। चलिए, फिर कर्नाटक राज्य वर्सेस मंजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण में देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक हो सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि साक्ष्य को सुरक्षित रखने और पीड़िता की गवाही का समर्थन करने के लिए तुरंत जांच करना आवश्यक है। नेक्स्ट है पंजाब राज्य वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में कोर्ट ने जोर दिया कि बलात्कार के मामलों में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और जांच में किसी भी देरी को अभियोजन के मामले को कमजोर करने से बचाने के लिए उचित रूप से समझा जाना चाहिए। धर्मदेव यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में अदालत ने
फैसला सुनाया कि चिकित्सीय परीक्षण के संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए जिससे पीड़िता की गरिमा और गोपनीयता सुनिश्चित हो सके और रिपोर्ट व्यापक और सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट, इस प्रकार कानून के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण शीघ्र और विस्तृत तरीके से किया जाना चाहिए जिससे सभी साक्ष्यों को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया जा सके। परीक्षण को पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति के प्रति संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए और रिपोर्ट को व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि मुकदमे में मजबूत सहायक साक्ष्य के रूप में कार्य किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परिवाद निरस्त हो जाने के उपरांत क्या उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद को ग्रहण किया जा सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? विधिक प्रावधानों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि अगर फर्स्ट कंप्लेंट अगर निरस्त हो जाती है ना, डिसमिजल हो जाता है उसका, तो उन्हीं तथ्यों पर क्या सेकंड कंप्लेंट की जा सकती है, क्या उसको ग्रहण किया जाएगा क्या? तो इस बारे में बताना है। तो सीआरपीसी के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यदि पहले परिवाद को खारिज कर दिया गया है ना, पहले परिवाद को खारिज कर दिया गया तो सामान्यतः उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि जब तथ्यों या साक्षी में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, किसमें? अगर तथ्य में बदलाव हुआ है या साक्षी में बदलाव हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो पहले परिवाद के दौरान उपलब्ध नहीं थे, दूसरे परिवाद को स्वीकार किया जा सकता है। मतलब सेम फैक्ट पे जनरली क्या होगा, एक बार अगर कोई कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई है तो दूसरी बार उसी तथ्यों पे उस पर सेकंड कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। जनरल रूल ये बोलता है। लेकिन अगर कुछ साक्ष्यों में चेंजेस हुए हैं या कुछ तथ्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जो फर्स्ट कंप्लेंट के दौरान नहीं थे, उपलब्ध नहीं था, तो स्वीकार किया जा सकता है। इससे संबंधित जो केस है, प्रमाथनाथ तालुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर उन्हीं तथ्यों पर दूसरा परिवाद प्रतिबंधित होता है, लेकिन यह असाधारण परिस्थितियों जैसे नए साक्ष्य मामले की परिस्थितियों में बदलाव के कारण स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है जतिंदर सिंह वर्सेस एवं अन्य वर्सेस रंजीत कौर के मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि पहला परिवाद किसी तकनीकी दोष के कारण खारिज कर दिया गया था या यदि बाद का परिवाद उन नए तथ्यों पर आधारित है जो पहले प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तो दूसरा परिवाद स्वीकार किया जा सकता है। पूनम चंद जैन वर्सेस फाजरू के केस में दूसरा परिवाद स्वीकार्य है जब यह पूरी तरह से भिन्न तथ्यों पर आधारित हो या जब इसमें पहले परिवाद के दौरान उपलब्ध नहीं हुए महत्वपूर्ण नए साक्ष्य शामिल है। महेश चंद वर्सेस बी जनार्दन रेड्डी के केस में कोर्ट ने कहा कि दूसरा परिवाद पहले वाले का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और इसे नए या भिन्न तथ्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो सके। एक ही तथ्यों पर दूसरा परिवाद तभी स्वीकार किया जा सकता है जब नए साक्ष्य या महत्वपूर्ण परिवर्तनों की वजह से वो पहले परिवाद में विचार नहीं किए गए हों। विभिन्न निर्णयों में स्थापित कानूनी प्रावधानों सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि दूसरा परिवाद पहले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। दोष मुक्ति के मामले में अपीलीय अधिकारिता, ठीक है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बताना इन केस ऑफ एक्विटल में। चलिए, तो इस क्वेश्चन में दोष मुक्ति के मामले में जो अपीलीय अधिकारिता, तो सेक्शन 378 जो है 378 सीआरपीसी का, वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 378 देखते हैं। अगर किसी केस में सेक्शन दोष मुक्ति की दशा में अपील का जो प्रोविजन है उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई संज्ञेय मामला और अजमानती अपराध के मामला था और उसमें किसी मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्ति का आदेश दे दिया है, तो जिला मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, लोक अभियोजक को, कि सेशन न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए वो निर्देश दे सकता है। फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि अगर दोष मुक्ति का ऐसा कोई आदेश है और उस पर अपील की जाए, तो यहाँ पर वो अगर कोई ऐसा आदेश है जो उच्च न्यायालय ने नहीं दिया, किसी अन्य न्यायालय ने दिया है, दोष मुक्ति का दिया है, ऐसा जो डिसीजन है या तो मूल में जो ओरिजिनल मामला संस्थित हुआ था उसमें, या फिर अपील में, या फिर जो रिवीजन हुआ था, पुनरीक्षण हुआ था उस सेशन न्यायालय द्वारा, तो दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है, तो राज्य सरकार लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है कि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे। इसका सब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर कोई सेंट्रल से रिलेटेड, केंद्रीय सरकार से या केंद्रीय अधिनियम से संबंधित कोई मामला है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वहां पर अगर दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है, तो वहां पर भी
अगर मामला संज्ञेय और अजमानती अपराध से संबंधित था और मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है तो सेशन न्यायालय में अपील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, लोक अभियोजक को निर्देश दे सकती है। और दूसरा ऐसा मामला जहां पर हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, वो ओरिजिनल या अपील के केस में या के केस में पारित किया गया, या फिर रिवीजन के जो सेशन न्यायालय ने रिवीजन में अगर दोष मुक्ति का आदेश पारित किया है तो यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्देश केंद्रीय सरकार दे सकती है। अब ऐसे ही जो अपील जब करना है तो अपील के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लॉज 4 बोलता है कि अगर ऐसा परमिशन जब लेनी है और अगर जो मामला संस्थित हुआ था वो कंप्लेंट पे संस्थित हुआ था, है ना, कंप्लेंट पे फाइल हुआ था वो केस और दोष मुक्ति का आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट जो परिवादी है उसको पहले उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से अपील करने के लिए इजाजत लेनी होगी। अब अगर हाई कोर्ट ने अपील के मतलब अगर मान लो लोक सेवक अगर कोई कंप्लेनेंट था, परिवादी जो था लोक सेवक था और उसको परमिशन दी अपील करने के लिए, तो वो 6 महीने के भीतर उसको अपील करनी होगी। और अदर देन लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के अलावा अगर कोई अपील करना चाह रहा है तो उसको 60 दिन के अंदर ये अपील फाइल करनी होगी, उसके बाद वो फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी इजाजत देने से मनाही कर दिया है हाई कोर्ट ने अपील करने के लिए तो फिर उस केस में कोई अपील नहीं होगी। तो ये सेक्शन 378 इस बारे में बोलता है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन दोष मुक्ति के मामलों में अपीली अधिकारिता का तात्पर्य उच्च न्यायालय की उस कानूनी शक्ति से जिसके तहत वो निचली अदालत द्वारा आरोपी के दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर पुनर्विचार कर सकता है और निर्णय दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय की अनुमति से या शिकायतकर्ता दोष मुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसमें जो रिलेवेंट सेक्शन था 378 है और आर्टिकल जो है 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो स्पेशल लीव पिटीशन के लिए परमिशन के लिए मतलब दोष मुक्ति के आदेश में जब स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जाती है तो आर्टिकल 136 के तहत होगा। ठीक है, इससे संबंधित केस है के चिन्ना स्वामी रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष मुक्ति के खिलाफ अपील तभी स्वीकार की जानी चाहिए जब निचली अदालत का निर्णय गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण और न्याय का उल्लंघन हो। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयरेकर ने के केस में अदालत ने जोर दिया कि अपीली न्यायालय के पास साक्ष्य और निष्कर्षों की पूर्ण समीक्षा करने की शक्ति है, लेकिन दोष मुक्ति के मामलों में इस शक्ति का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। गणपत वर्सेस हरियाणा राज्य के केस में अदालत ने दोहराया कि दोष मुक्ति के मामलों में आरोपी के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और भी मजबूत हो जाती है और अपीलीय न्यायालय को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब दोष मुक्ति स्पष्ट रूप से गलत हो। तो निष्कर्ष स्वरूप अपीलीय न्यायालय के पास दोष मुक्ति की समीक्षा करने की शक्ति है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अपीलकर्ता का बोझ इन मामलों में अधिक होता है क्योंकि आरोपी को निर्दोषिता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 सब सेक्शन 2 के परंतु क के अधीन दी जाने वाली जमानत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और सुसंगत निर्णय भी बताना है। तो सेक्शन 162 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो 167 जो है सेक्शन वो बोलता है कि अगर 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तब यहाँ पे क्या प्रोसेस की जाएगी, इस बारे में सेक्शन बोलता है। तो यहाँ पे अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो जो पुलिस इंचार्ज जो होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है वो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी है वो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो नियरेस्ट है उसके पास प्रविष्टियों को और वो प्रतिलिपि वो जो डायरी है जो केस है उसको लेकर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऐसा मजिस्ट्रेट भले ही उसे अधिकारिता हो या ना हो उस संबंध में, मामले के संबंध में, वो वहां पर उसे कुल मिलाकर 15 दिन तक पुलिस कस्टडी तक के लिए निरोध दे सकते हैं। ठीक है, जब है ना, तो क्लॉज सबसेक्शन 2 में बोला है कि 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा दी जा सकती है, लेकिन अगर
इससे ज्यादा दिन की कस्टडी चाहिए तो तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज क है परंतु के अंतर्गत वो बोलता है कि अगर पुलिस अभिरक्षा से ज्यादा अन्यथा अगर उसको 15 दिन की अवधि से आगे की दशा में अगर उसको निरोध रख करके रखना है तो यहाँ पर मतलब 15 दिन से ज्यादा के लिए दी जा सकती है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा नहीं होगी, वो मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस कस्टडी ना देते हुए जुडिशियली जो कस्टडी है उसके लिए दे सकता है 15 दिन से ज्यादा के लिए। लेकिन इसमें जो प्रोविजन दिया है कि कुल मिलाकर अगर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है और जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, मतलब 15 दिन से ज्यादा दे सकते हैं लेकिन 90 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है उस केस में जहां पर मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध है उस मामले में 90 दिन तक, और 60 दिन अन्य मामला जो है उसमें 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। ठीक है, ये 90 दिन और 60 दिन जैसे ही खत्म हो जाते हैं उसके बाद अभियुक्त के पास जमानत के मतलब अगर वो जमानत देने को तैयार है और दे देता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) उस प्रक्रिया से संबंधित है जब किसी आरोपी को जांच के दौरान हिरासत में रखा जाता है। धारा 162(2) के परंतु क के अनुसार यदि जांच निर्दिष्ट अवधि मतलब गंभीर अपराधों की केस में 90 दिन और अन्य के लिए 60 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जाना अनिवार्य है। इस आमतौर पर डिफॉल्ट जमानत कहा जाता है। ये जो है ना इस केस से संबंधित केस जो है उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 167 सबसेक्शन 2 प्रोविजो ए के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार एक अटूट अधिकार है और यह निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है तो आरोपी जमानत का हकदार होता है। राकेश कुमार पॉल वर्सेस असम राज्य के केस में स्पष्ट किया है कि 60 या 90 दिनों की अवधि के रिमांड की तारीख से शुरू होती है और यदि अभियोजन पक्ष इस अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहता है तो आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। मतलब ये जो सेक्शन है 167 सेक्शन 2 के अंदर मतलब ये सेक्शन में यही बोला है कि 24 घंटे में अगर अन्वेषण नहीं हुआ तो उसको और अधिक समय के लिए कस्टडी में रखा जा सकता है। फिर क्लॉज 2 बोलता है कि 15 दिन तक के लिए जो है पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रखना है तो 15 दिन से ज्यादा जो होगी कस्टडी वो जुडिशियल कस्टडी होगी। और वो जुडिशियल कस्टडी क्या होगी, जहां पे 90 दिन उस मामले में जहां पर संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध है, मृत्यु आजीवन या 10 वर्ष से अधिक का कारावास देने से संबंधित ऐसे दंडनीय अपराध से संबंधित है तो वहां पे 90 दिन तक और उसको अन्वेषण के लिए मतलब कस्टडी में रखा जा सकता है और अदर मामले में 60 दिन तक रखा जा सकता है। ये 90 दिन या 60 दिन का समय खत्म हो गया और इन्वेस्टिगेशन तब भी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको उसके बाद जमानत का अधिकार मिल जाता है। पर इसके लिए यह है कि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार हो और दे देता है जमानत तो उसे जमानत पे दिया जाता है। लेकिन अगर एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है और उसने जमानत नहीं दी है तो फिर उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है और उसके पहले उसने जमानत दे दी है तो फिर जमानत उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट केस है संजय दत्त वर्सेस राज्य सीबीआई के माध्यम से अदालत ने जोर देकर कहा कि एक बार जब डिफॉल्ट जमानत का अधिकार उत्पन्न हो जाता है तो इसे चार्जशीट दाखिल करके पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन जमानत आवेदन के निर्णय से पहले दाखिल किया जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डिफॉल्ट बेल के लिए ये जरूरी है कि चार्जशीट फाइल होने से पहले अगर उसको जमानत ले ली तो ठीक है। हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के मामले में अदालत ने त्वरित जांच और परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला, यह रेखांकित करते हुए कि चार्जशीट के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखना आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धारा 167 सब क्लॉज 2 के तहत यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया कि आरोपियों को बिना औपचारिक आरोप के निश्चित काल तक हिरासत में न रखा जाए। यह सुनिश्चित करता है कि जांच समय पर हो और यदि जांच एजेंसी समय सीमा का पालन करने में विफल रहती है तो आरोपी को अधिकार के रूप में जमानत मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट धारा 156 सब सेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अधिकार का उपयोग कर सकता है? संबंधित निर्णय या विधि के साथ स्पष्ट करें। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सब सेक्शन 3 एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वो पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच के लिए निर्देशित कर सके। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों की उचित जांच हो, भले ही पुलिस प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने में संकोच कर रही हो। तो धारा 156 में क्या बोला गया है कि कोई भी जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है ना, वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जो संज्ञेय मामला है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही, है ना। ऐसे क्षेत्र के उसमें करेगा स्थानीय क्षेत्र में जहां पर वो न्यायालय जिसका जो जांच विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के को अध्याय 13 के उपबंध के अधीन दिया गया हो। फिर क्लॉज 2 बोलता है इसमें कि अगर किसी मामले में पुलिस अधिकारी ने की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वो मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसकी उस पर अधिकारिता नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, कोई कार्यवाही कर ली है, तो वो प्रश्नगत नहीं की जाएगी। और सब क्लॉज 3 में बोला है कि जो धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट है, 190 में कौन, जो मजिस्ट्रेट जो अपराधों का कॉग्निजेंस लेते हैं ना, जो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने वाले जो मजिस्ट्रेट है, वो अन्वेषण के का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यही बोला गया है कि धारा 156(3) एक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच के लिए निर्देशित कर सके। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों की उचित जांच हो, भले ही एफआईआर दर्ज करने में संकोच कर रही हो पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 156 सेक्शन 3 grants power to a magistrate to order an investigation by the police in cognizable cases, और सेक्शन 190 सीआरपीसी में डील्स विद द कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। अब इस अधिकार के प्रयोग करने में क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो एफआईआर दर्ज करने से इनकार, ये कब, मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन के लिए कब मजिस्ट्रेट बोल सकती है? तो जब जो केस है, जब सबसे पहला है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही होती है, पीड़ित व्यक्ति धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाकर पुलिस को जांच का निर्देश देने के लिए कह सकता है, ठीक है। फिर दूसरा केस है कि अपर्याप्त जांच, यदि पुलिस द्वारा की गई जांच में कमी या पक्षपात पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट नई जांच का आदेश दे सकता है। थर्ड है संज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट केवल धारा 156(3) के तहत तभी जांच का आदेश दे सकता है जब मामला संज्ञेय हो। फोर्थ है प्रारंभिक साक्ष्य, मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का निर्देश देने से पहले कुछ प्रारंभिक साक्ष्य या सामग्री की मांग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो केस है साकरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 156(3) के तहत शक्ति तब लागू की जा सकती है जब पुलिस संज्ञेय अपराध के बावजूद, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज करने में विफल रहती है और वो एफआईआर उसने दर्ज नहीं की है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। मजिस्ट्रेट को शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के मामले में यह स्थापित किया गया कि जब कोई जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो एफआईआर का पंजीकरण अनिवार्य है। इस निर्णय ने पुलिस के इस दायित्व को पूरा न करने पर धारा 156 सेक्शन 3 के आवेदन को और अधिक मजबूत किया। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि धारा 156(3) के तहत आवेदन एक हलफनामे के साथ, मतलब एफिडेविट के साथ समर्थित होना चाहिए। इस निर्णय से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रावधानों के तहत तुच्छ शिकायतों को का मनोरंजन नहीं मिलेगा, मतलब उसको जो फालतू के जो है केसेस, मतलब शिकायत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मसूद आलम वर्सेस भारत संघ के मामले में अदालत ने जोर दिया कि मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले रिकॉर्ड की सामग्री पर अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करते हुए कि आदेश यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया गया है। निष्कर्ष
सीआरपीसी की धारा 156(3) सबसेक्शन 3 मजिस्ट्रेट के हाथों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है के रूप में कार्य करती है ताकि पुलिस की निष्क्रियता के कारण न्याय से वंचित न किया जा सके। हालांकि मजिस्ट्रेट को शक्ति का प्रयोग सावधानी पूर्वक और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक साक्ष्य और सामग्री के आधार पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साक्षी आपराधिक न्यायालय के समक्ष उसके समक्ष रखे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है तब न्यायालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ना अगर कोई क्रिमिनल केस चल कोर्ट के सामने अगर किसी अभियुक्त को लाया जाए और उससे कोई क्वेश्चन साक्षी को लाया जाए, विटनेस की बात की जा रही है और उससे प्रश्न किया जाता है और वो उत्तर देने से इनकार करता है, तब न्यायालय क्या करेगी? तो जब कोई साक्षी आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 147 और 148 के तहत एक साक्षी को मामले से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। हालांकि यदि इनकार बना रहता है तो न्यायालय कई कदम उठा सकते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 147 जो है क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेट करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड द रिलेवेंस ऑफ देयर आंसर। और सेक्शन 148 जो बोलता है प्रोवाइड्स द कोर्ट द डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर विटनेस शुड बी कंपेल्ड टू आंसर और क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए उसे कंपेल किया जा सकता है कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब इसमें क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी? तो सबसे पहले है साक्षी को चेतावनी देना। तो न्यायालय प्रारंभ से साक्षी को उत्तर देने से इनकार के परिणाम के बारे में चेतावनी दे सकता है, यह समझाते हुए कि यह न्यायालय की अवमानना का कारण बन सकता है। दूसरा, उत्तर देने के लिए बाध्य करना। यदि प्रश्न प्रासंगिक और मामले के लिए आवश्यक माने जाते हैं तो न्यायालय साक्षी को उत्तर देने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर अवमान कार्यवाही, यदि साक्षी अभी भी इनकार करता है तो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 345 के तहत साक्षी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू कर सकता है। फिर प्रतिकूल अनुमान, यदि उत्तर देने से इनकार को सत्य को छिपाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है तो न्यायालय साक्षी के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान भी लगा सकता है। इससे संबंधित केस है नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब साक्षी के पास आत्म अपराध के खिलाफ अधिकार है, उन्हें प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है जब तक कि वे सीधे आपराधिक नहीं है। इनकार को उचित ठहराया जाना चाहिए, अन्यथा न्यायालय आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। पंजाब राज्य वर्सेस सोडी सुखदेव के केस में न्यायालय ने जोर देकर कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उत्तर देने से साक्षी को अपराधी ठहराया जाएगा या दंडित किया जाएगा, साक्षी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता है। श्यामलाल मोहनलाल चौकसी वर्सेस गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्षी केवल इसलिए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वह असहज है। न्यायालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या इनकार उचित है। भारत सिंह वर्सेस भागीरथी के केस में न्यायालय ने माना कि यदि साक्षी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है तो प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि छिपा हुआ उत्तर प्रतिकूल होता है। निष्कर्ष स्वरूप एक साक्षी को सामान्यतः अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय में सभी प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर दे। यदि साक्षी इनकार करता है तो न्यायालय के पास उत्तर देने के लिए बाध्य करने, अवमानना कार्रवाई शुरू करने या प्रतिकूल अनुमान लगाने की शक्ति है, यह सुनिश्चित करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में बाधा न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में। तो साक्षी संरक्षण आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि साक्षी बिना किसी प्रतिशोध या हानि के डर के गवाही दे सके। एक मुकदमे की सत्यनिष्ठा इस पर निर्भर करती है कि साक्षी स्वतंत्र रूप से और सत्यनिष्ठा से साक्ष्य दे सके। साक्षियों को धमकियों और उत्पीड़न से बचाने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान और योजनाएं स्थापित की गई है। साक्षी संरक्षण से संबंधित की एस्पेक्ट्स जो है, साक्ष्यों की पहचान गुप्त रखना। तो कुछ मामलों में साक्ष्यों की पहचान को गुप्त रखा जा सकता है ताकि उन्हें आरोपी द्वारा पहचाना न जा सके। शारीरिक सुरक्षा,
यदि साक्ष्यों को गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें भौतिक सुरक्षा, जिसमें पुनर्स्थापन भी शामिल है, प्रदान की जा सकती है। लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी संरक्षण, तो साक्ष्यों को जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या मुकदमे के अन्य चरणों के दौरान उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। कंपनसेशन, मुआवजा, उन साक्षियों को राज्य द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है जिन्हें उनकी गवाही के कारण हानि या धमकी का सामना करना पड़ता है। से संबंधित केस है जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख वर्सेस गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी संरक्षण के महत्व को मान्यता दी और कहा कि साक्षी बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से गवाही देने में सक्षम होना चाहिए। इस निर्णय में यह जोर दिया गया कि निष्पक्ष मुकदमे को सुनिश्चित करने के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह साक्षियों की रक्षा करे। महेंद्र चावला वर्सेस भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साक्षी संरक्षण योजना 2018 के कार्यान्वयन का निर्देश दिया और इसे पूरे भारत में लागू किया। इस मामले ने साक्षियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे स्थापित किए। महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई में अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षी गवाही की अनुमति दी, जिससे उन साक्षियों की रक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया जिन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर खतरा हो सकता है। स्वर्ण सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में कोर्ट ने प्रभावशाली आरोपियों से जुड़े मामलों में साक्षी संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि साक्षियों की आरोपी या उनके सहयोगी द्वारा धमकाया नहीं जाना चाहिए। साक्षी संरक्षण न्यायिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उचित संरक्षण के बिना साक्षी गवाही देने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं या झूठा साक्ष्य देने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे न्याय की खोज कमजोर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या अपेक्षाएं होगी जो अर्थदंड सहित या रहित 7 वर्ष की अवधि से कम या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई अभियुक्त है जिसको 7 वर्ष की अवधि से कम या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, उसका अभियुक्त है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये सेक्शन 41 जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उससे संबंधित मामला है। तो सीआरपीसी की धारा 41(1)(b) के तहत जब किसी व्यक्ति पर ऐसा अपराध करने का आरोप होता है जो 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखता है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहले तो अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि संज्ञेय मामले का केस है। साक्ष्य गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि गिरफ्तारी के बिना साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तीसरा है कि गिरफ्तारी आवश्यक है यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि आरोपी फरार हो सकता है और उसके खिलाफ मामले में बाधा डाल सकता है। चौथा है आरोपी का आचरण, यदि आरोपी का आचरण ऐसा हो कि वह समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वैकल्पिक तरीका, गिरफ्तारी के बजाय आरोपी को सम्मन या वारंट के माध्यम से भी अदालत में पेश किया जा सकता है। गिरफ्तारी के लिए यह भी आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराएं। इसमें धारा 50 को भी इन्वॉल्व किया है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में बताया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इस प्रकार की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उससे जुड़े अधिकारों पर प्रकाश डाला है। जैसे अनरेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य के मामले में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार की गिरफ्तारी बिना उचित कारण के नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा हम सेक्शन 41 को पूरा ही देख लेते हैं कि 41 क्या बोलता है। सेक्शन 41 इस बारे में बोलता है कि कब पुलिस अधिकारी जो है वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो जो कुछ कंडीशन दे रखी जो सेक्शन 41 में दी गई है, तो सबसे पहले तो कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया है ना, तब वो गिरफ्तार किया जा सकता है। बी जो है उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या हुआ कि कोई कंप्लेन हुई है, युक्तियुक्त कंप्लेन मिली है या विश्वसनीय जानकारी मिली है या संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है और वो 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तब उसकी पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार कर सकता है कि जब पुलिस अधिकारी को परिवाद, सूचना, संदेह के आधार पर विश्वास हो कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। दूसरा, पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है।
संतुष्ट किस हिसाब से होगा, ये देखते हुए कि ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने के लिए रोकने के लिए, कि अगर उसको बाहर रखा गया तो वो और अपराध कर सकता है। अपराध के उचित अन्वेषण के लिए जरूरी है गिरफ्तारी। अपराध के साक्ष्यों को नष्ट या छेड़छाड़ से बचाने के लिए। फोर्थ है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराने, धमकाने, वादा करने के से रोकने के लिए, ताकि वो व्यक्ति न्यायालय, पुलिस अधिकारी के सामने सच्चाई न बताए। मतलब किसी को डरा धमका देगा, अगर बाहर रहा तो वो जो इसमें मुख्य साक्षी है, जो उसमें दे रहा है गवाह, उसको डराएगा, धमकाएगा। यदि व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर अगर जब भी उसकी उपस्थिति चाहिए तो वो सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें नेक्स्ट जो है कब मतलब जो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अगर 7 वर्ष से अधिक के कारावास या मृत्युदंड के साथ दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया गया और उसके बारे में कोई विश्वसनीय सूचना मिलती है पुलिस अधिकारी को, तो और पुलिस अधिकारी को विश्वास है कि उसने ऐसा अपराध किया है, तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट, अगर वो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश के तहत अधिसूचित अपराधी घोषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु पाई जाती है जिसके बारे में यह मतलब उसके पास कोई चोरी की वस्तु है और उस पर संदेह है कि वो चोरी की है ना, तो और उसने उस पर संदेह है कि उसने ये अपराध किया है, तो भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है या उसके विधिक अभिरक्षा से भाग जाता है या भागने का प्रयास कर रहा हो ना, या फिर सशस्त्र बलों का, संघ के जो सशस्त्र बल है उसका अभित्याजक होना चाहिए, मतलब भगोड़ा जिसको बोलते हैं ना, तो भगोड़े का अभित्याजक के का उचित संदेह हो उस पर। यदि कोई ऐसा अपराध करता है वो कि जो भारत में किया जाता है तो दंडनीय होता है, लेकिन क्या है जिसके लिए वो प्रत्यर्पण कानून या अन्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, मतलब भारत से बाहर किया है लेकिन प्रत्यर्पण या अन्य कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो भी यहाँ पे पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। छोड़ा हुआ कोई सिद्ध दोष, मतलब पहले तो उसको दंड दिया है लेकिन उसको छोड़ा हुआ है कुछ शर्तों के तहत, जो धारा 356 सबसेक्शन 5 के तहत जो नियम दिए हैं, शर्तें दी है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको वापस गिरफ्तार किया जा सकता है। और जिसको गिरफ्तार किए जाने के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुदेश प्राप्त किया गया है, तो उसे भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा जो केस है, जो धारा 42 के अधीन अगर नाम निवास बताने से इनकार करता है, अगर कोई असंज्ञेय अपराध है लेकिन उससे नाम पता वगैरह पूछा है, वो इनकार करता है ना या गलत बताता है, तो पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार कर सकता है। धारा 151 के तहत भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए, अगर कोई संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, ऐसी खबर मिली है, कुछ भी हुआ है और पुलिस अधिकारी इसको रोकना चाहता है, तो उसको गिरफ्तार करके रोक सकता है। और धारा 432 के अंदर समुचित सरकार द्वारा दंडादेश का निलंबन या परिहार रद्द कर दिया, मतलब उसको कोई दंडादेश दिया गया था और वो सस्पेंड था ना, या उसको मैं कोई छूट दे रखी थी, रेमिशन कर रखा था, लेकिन बाद उसकी शर्तों का उल्लंघन किया तो वो रद्द कर दिया गया, तो तब भी गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 313 सबसेक्शन 1B दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त का कथन लिपिबद्ध किए जाने का क्या उद्देश्य और प्रयोजन है। जब धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रश्न पूछने से लोप होने के संबंध में अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालय में आपत्ति उठाई गई है, तो अपीलीय न्यायालय को क्या रास्ता उपलब्ध है। मतलब पूछा गया है कि जो सीआरपीसी में जो 313(1)B के अंतर्गत जो अभियुक्त ने स्टेटमेंट दिए हैं उसको लिपिबद्ध किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। और अगर प्रश्न पूछने से लोप होने के संबंध में अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालय में आपत्ति उठाई गई है, तो अपीलीय न्यायालय क्या कर सकता है, इस बारे में पूछा गया है। चलिए, धारा 313(1)B दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त का कथन लिपिबद्ध करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त को अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर मिले, है ना। तो 313 में क्यों वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं कि उसको भी अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर मिले। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और सबूतों के बारे में उसकी प्रतिक्रिया
दर्ज की जा सके। अभियुक्त को बिना शपथ लिए सवाल जवाब करने का यह एक माध्यम है और यह न्याय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में इस बात की आपत्ति उठाता कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत उसे प्रश्न पूछने में लोप किया गया है, मतलब 313 में उसको ये मौका नहीं मिला है, तो अपीलीय न्यायालय के पास निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं। वापस निचली अदालत को भेज सकता है, मामला वापस निचली अदालत को भेजा जा सकता है ताकि यह प्रक्रिया पूरी की जा सके। फिर आंशिक पुनः परीक्षण, कुछ मामलों में अपीलीय न्यायालय स्वयं ही आंशिक रूप से पुनः परीक्षण कर सकता है। निर्णय का पुनर्मूल्यांकन, तो यदि लोप का प्रभाव न्यूनतम है तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर पूरे मामले का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। निर्देश जारी करना, अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को उचित निर्देश दे सकता है जिससे न्याय की उचित प्रक्रिया का पालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस के कई फैसले इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जैसे बशीर अहमद वर्सेस सरकार और नगीनदास वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में अदालत ने अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।